कितने लोगों ने कहा कि सनातन हिंदुत्व तो नहीं है, सनातन जीवन शैली है। व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो आर्य और सनातनी ही होता है, न तो शूद्र होता है, न ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, कुछ नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है अबाउट 60,000 थॉट्स मन में पर डे आते हैं और 60 में 80% नेगेटिव होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं। हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बेवकूफ समझती है और हर नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी को आउट ऑफ डेट दकियानूस समझता है। तो आप बच्चे को कह रहे हो कि स्क्रीन टाइम कम करो, मोबाइल देखते हो, फलाना है ढिकाना है, आप बैठे वो सब आपको तो फुर्सत ही नहीं है रील देखने से। हमारे यहाँ सनातन की परंपरा नहीं है। हम तो कहते हैं कि मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कहाँ मिलेगा ये? आप क्या अध्यात्म ये है या विज्ञान में ये चीजें मिलेंगी? इसका सलूशन कहाँ मिलेगा? एक अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न के लिए मैं आपका आभारी हूं। आध्यात्म या विज्ञान है, ये विज्ञान, बट हमारा अध्यात्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। लोग तो यही समझते हैं कि गलत जब तक समझते हैं। सुबह जाके आरती उतारिए अध्यात्म नहीं तो भाई, आपको ये कोई आवश्यक नहीं कि आप ईश्वर की पूजा करें। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर इस पूजा के भरोसे बैठा अगर कहीं है, मैं अभी थोड़ा सा और उसको एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, अगर कहीं है वो ईश्वर जिसको हम कल्पना में बना के बैठे हैं, तो उसे हमारी पूजा की आवश्यकता तो है नहीं। वो हमारी संतुष्टि के लिए है। वो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है अपने डिसबिलीफ को, अपने अंदर जो आशंका है, जो मन में चिंता है, उसको भरने की, जो खालीपन है उसको भरने की वो एक तरीका है। अध्यात्म का मतलब होता है अधि आत्म, माने आप अंदर क्या हैं, सेल्फ आपका क्या है, उसके नजदीक जाके उसको जान लीजिए, जिसको कहते हैं आत्मानम विद्य। महात्मा बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव, वही है। तो अपने को जानिए। और विज्ञान या साइकोलॉजी यही कहती है कि जब तक आप अपने चैनल को, अपने इनर इंजीनियरिंग को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप ब्रेन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने रेस्पॉन्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कब क्या बोल देंगे। क्रोध कोई करना नहीं चाहता, करता है क्योंकि दिमाग सोचता है क्रोध नहीं करना है, लेकिन इनर जो उसका सिस्टम है वो क्रोध करने का आदी करता है। तो इस पर कंट्रोल तब हो पाता है जब आपका उस पर अपने अंदर कंट्रोल हो, और वो कंट्रोल बड़े आराम से हमारे सनातन परंपरा में व्यवस्था है उसकी पूरी। और मेरा जो काम है, चूंकि मैं विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूं और संस्कृत से मुझे सौभाग्य मिला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीजी करने का, तो वेदों का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद मुझे लगा कि दोनों में कोई नई बात नहीं है, दोनों एक ही बात कहते हैं। तो ये दोनों में है, विज्ञान में भी, विज्ञान और साइंस, अध्यात्म दोनों में है। सरल भाषा में कुछ बताइए, कैसे कंसंट्रेट करे आदमी, कैसे बच्चा या बच्चे को छोड़िए, आजकल तो हमारी उम्र के लोग भी डिस्ट्रैक्ट हैं। हाँ बिल्कुल है। अगर सोचने बैठे तो एक साथ दर्जनों विचार आते हैं। बट नेचुरल से, तो इन विचारों को कंसंट्रेट मतलब ऑर्गेनाइज कैसे करें? हाँ, ऑर्गेनाइज कैसे करें। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मन जिसमें हमारे विचार आते हैं, विचार हमारे मन में आते हैं, ये हमारा जो सोल है उसका वो विचार नहीं करता है। और मन को योग में कहते हैं मरकट। ये पता है आपको? बंदर से उपमा दी गई है मन की। मरकट की नाई। हाँ, मरकट की नाई। वो जितना भी सनातन में जाएंगे पीछे, सनातन से मेरा मतलब है पुराण, उपनिषद और वेद, उसके बाद का साहित्य। आजकल तो सनातन का मतलब सिर्फ हिंदुज्म रह गया है। नहीं, सनातन का मतलब हिंदुत्व तो कभी है ही नहीं। सनातन का मतलब होता है, दिक्कत ये है ना सर कि सब मतलब आप ही कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि सनातन हिंदुत्व नहीं है, हिंदू ही कह रहा है कि सनातन हिंदुत्व नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना इसलिए है कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जो सनातन को समझते थे, कितने लोगों ने कहा कि सनातन हिंदुत्व तो नहीं है, सनातन जीवन शैली है। कुछ बौद्धिक लोगों ने, जिनको पूरा समाज अपना धार्मिक, आध्यात्मिक, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिनको अपना, जिनके सामने माथा टेकती है, उन्होंने कभी कहा कि भाई सनातन का मतलब सिर्फ हिंदू होना नहीं है, सनातन का मतलब है जीवन की एक दृष्टि होना, सनातन का मतलब है शाश्वत।
मैं एक बात और कहूंगा आपके माध्यम से, अगर आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए और आपने कोई और नया तरीका नहीं अपनाया, माने आप बैप्टाइज हो गए या आपने कोई और कराया अपना कि ये हमको मानना है, तो नेचुरली आप सनातनी हैं। व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो आर्य और सनातनी ही होता है, न तो शूद्र होता है, न ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, कुछ नहीं होता। ये तो बाद के हमारे सब आभूषण है जो हम उसके गले में डाल देते हैं, भैया ये नहीं, ये वाला लगा लो भैया, नहीं नहीं अब तुम ये क्रिश्चियन वाला लगा लो, अब तुम ये मुस्लिम वाला लगा लो, अब तुम ये हिंदू वाला लगा लो, ये हमारा है सब। मैं कंसंट्रेशन पे था, कैसे कंसंट्रेट करेगा व्यक्ति? कंसंट्रेशन के सीधी सी बात यह है योग, कि हम ध्यान, हाँ, यही करना होगा। योग और ध्यान, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक तरीका है। देखिए हमारा जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है, मैं इसको पूरे वैज्ञानिक रूप से बता देता हूं। हमारा ब्रेन जो काम करता है, अबाउट 89 बिलियन न्यूरो सेल्स होते हैं और वो एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं तो एकाग्रता बनती है। अगर वो यूं फ्लैश करना शुरू कर देते हैं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है अबाउट 60,000 थॉट्स मन में पर डे आते हैं और 60 में 80% नेगेटिव होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं। ये नेचुरल चीज है, उसको आप रोक नहीं सकते। मरकट पर मैं था कि योग में मरकट क्यों कहते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है भागना, तो जो विचार आएंगे उनको आना है, हम लड़ने लगते हैं। तो पहला काम तो ये, अगर एकाग्र होना है तो विचारों से लड़ना बंद कीजिए। अच्छा, आने दीजिए दिमाग में, आने दीजिए, वो निकल जाएंगे। जहां आप लड़ेंगे वो आपके साथ उलझ जाएंगे, लड़ना बंद कीजिए। दूसरी चीज, अपनी एनर्जी को, जिसको एलन विटाल या वाइटल एनर्जी भी कहते हैं, जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है योग में, उसको चैनलाइज रखिए। वो बिखरी हुई है, बिखरी हमारे जीवन शैली के कारण है, मल्टीटास्किंग के कारण है। उसको चैनलाइज कीजिए। चैनलाइज करने का एक बहुत सीधा तरीका है जो वर्षों से मैं प्रयोग करता हूं, लोगों को सिखाता भी हूं, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत आसान है। कैसे? आसान। सुबह के समय जैसे मैं बैठा हूं, बस ऐसे बैठ जाइए पालथी लगा के। हालांकि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों के लिए ये भी पलथी नहीं कर पाएंगे, तो पालथी नहीं लगा पाएंगे। कमोड पर हाँ हाँ, निपटने का मतलब है कि पलथी कहाँ मार पाएंगे, पेट इतना निकल जाएगा हड्डियां जैसा। जो है वो हो गए। चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए भी व्यवस्था है। क्योंकि मेरा जो योग पर मैंने काम किया, तो ये जरूर सोचा है कि भाई आज के हमारी जीवन शैली के अनुरूप हो जाए ना। अब अगर हम ये कहें कि साहब 1000 साल पहले ऐसा कहा गया था, वो आज करो, नहीं हो पाएगा। आप कुर्सी पे बैठ जाइए, बस केवल एक शर्त है कि अपनी स्पाइनल कार्ड को सीधा रखिए। योग में सब कहते होंगे, हर आदमी कहता है, कारण कोई नहीं बताता। एक्चुअली हमारे ब्रेन में एक होता है सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं, जिसमें दिमाग तैरता रहता है। अच्छा। दिमाग फिक्स नहीं है। हमारे पूरे खोपड़ी में एक तरह का फ्लूइड भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, जिसको सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं। उसी में दिमाग ऐसे से तैरता रहता है और वो चोट वोट लगने पर बचाता है। अच्छा, वही फ्लूइड? हाँ, वही फ्लूइड बचाता है, वरना तो टक्कर लगी तो दिमाग डैमेज हो जाए। तो खोपड़ी पे जो टक्कर लगेगी, सर फट जाएगा, फिर भी दिमाग को कुछ नहीं होता, इसीलिए वो फ्लूइड में रहता है। वो फ्लूइड सिर्फ वहां नहीं रहता, वहां से वो पूरे स्पाइनल कार्ड में नीचे तक भरा रहता है। अच्छा। और उसी फ्लूइड में रहता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी पूरी बॉडी को, हमारे थॉट को, हमारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। हम कब सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, सब उसी से तय होता है। अब जब आप ऐसे झुक के बैठेंगे तो स्पाइनल कार्ड बेंड होगी, पाइप को बेंड कर देंगे तो उसका फ्लो रुकेगा। तो इसीलिए योग में कहा जाता है कि स्पाइनल कार्ड सीधी रखो, ताकि आपका जो एनर्जी फ्लो है वो पूरा बना रहे 100%। अब उसके बाद नाड़ी शोधन के लिए करना सिर्फ इतना है, सुबह के समय करें, खाली पेट करें। कर तो कभी भी सकते हैं, लेकिन सुबह के समय ज्यादा फायदेमंद होता है। अपने दाहिने अंगूठे को दाहिनी नाक पर रखें, ये बायां स्वर है, ये दायां स्वर है। दाहिने पर रखें, बाएं से सांस अंदर लें। जब बाएं से सांस अंदर ले लें तो इन दो उंगलियों को छोड़ दें, इसको बाएं पर रख लें, इससे सांस छोड़ दें, फिर इससे लें, इसको हटाएं, इससे छोड़ दें, जिससे छोड़ें उसी से फिर सांस ले लें। धीमी हो और आराम से सांस लें, कोई झटका लेने की जरूरत नहीं है। लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है।
ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखने में आसान लगता है, छोटा लगता है, हम्म। काम इसके, ये हमारा बायां हिस्सा होता है, इसको चंद्रस्वर या ईड़ा नाड़ी कहते हैं। अच्छा। और दाहिना हिस्सा होता है, इसको पिंगला, पिंगला स्वर या पिंगला सूर्य कहते हैं। नाड़ी कहते हैं। कारण क्या है? सूर्य नाड़ी शिव का प्रतीक है, ये ईड़ा नाड़ी जो है ये पार्वती का पार्वती, प्रतीक गौरी होती का है, प्रतीक। गौरी का प्रतीक है। कार्य दोनों के अलग हैं। ये नाड़ी हमें शांत करती है क्योंकि ये चंद्र स्वर है, चंद्रमा से संबंधित है, और ये नाड़ी हमें एक्टिवेट करती है। इससे एक्टिवेटेड होने पर एड्रेनलिन और कार्टिसोल वगैरह बनेंगे जो आपको तैयार करेंगे, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। इसके चलने पर आपका एंडोर्फिन बढ़ेगा, डोपामिन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, जो आपको शांत करेगा। अब जैसे आपने कहा ना विज्ञान और योग सिमिलर है। नहीं, सिमिलर है। बाईं तरफ आपका पीएनएस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसका काम है आपको शांत करना, आपको आराम की स्थिति में लाना। इसका काम है आपको जागृत करना, ये एसएनएस सिस्टम कहलाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कहीं कोई अंतर नहीं है, समझने की बात है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अकेले एक ऐसी चीज है जो आपके पूरी ऊर्जा को चैनलाइज कर देती है, ब्रेन फंक्शन को ठीक कर देती है। और मैं एक रिसर्च पेपर हार्वर्ड का पढ़ रहा था। इसके साथ दूसरी चीज होती है भ्रामरी प्राणायाम, हमारे यहां कहते हैं योग में। भ्रामरी का मतलब होता है भौरा, भौरे की आवाज, बम्बल बी। अब भ्रामरी प्राणायाम इतना आसान है, और आसान होने के कारण उपेक्षित भी है। लोग समझते हैं ना, कोई बड़ी चीज बताओ, रॉकेट साइंस बताओ, तब लगेगा कि नहीं यार कुछ काम की चीज मिली। सीधी चीज में लगता है कि काम करेगी कि नहीं, अरे करके तो देखो। मैं वर्षों से कर रहा हूं, लोगों को करा रहा हूं। दोनों उंगलियों को कान में रखिए, आप कोई भी उंगली जो आपको पसंद आवे, लेकिन बेहतर होता है कि आप अंगूठा अंगूठे से बंद कीजिए। अंगूठे से बंद किया, आंखों को बंद किया, स्पाइनल कार्ड को एकदम सीधा रखा, और मुंह से भौरे की आवाज निकालनी है। भौरे की आवाज निकालने के लिए क्या करना होगा? ओम का उच्चारण कर सकते हैं, म को लंबा खींचिए, ओम, या हम। भौरे की आवाज। हाँ, इसमें क्या होता है कि एक वाइब्रेशन बनती है। ये नाइट्रिक एसिड भी बनाता है जो आपको काम डाउन करता है, प्रसन्नता बढ़ाता है। दूसरा, ये ब्रेन के जो फंक्शंस है, न्यूरो प्लास्टिसिटी, उसको बढ़ाता है। और न्यूरो फायर्स को ये कंट्रोल करता है, वो वाइब्रेशन न्यूरो सेल के जो फायर्स, जो उनके फ्लैशेस हैं, उसको कंट्रोल करता है। और इस पर बाकायदे साइंटिफिक रिसर्च है, जिसको आप नेट पे जाके देख सकते हैं। यूरोप के विश्वविद्यालयों में रिसर्च हुआ है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही गूढ़ है सनातन। गूढ़ है, विशाल है, व्यवहारिक है, उपयोगी है। आप समाज के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बशर्ते इस एहसान के बदले सिर्फ एक्सेप्टेंस शुरू हो जानी चाहिए। भाई स्वीकार करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्वीकार करेंगे तभी तो कुछ बदलेगा। स्वीकार करने से पहले हमें विश्वास करना होगा अपने सनातन पर, विश्वास करना होगा आपकी वाणी पर, विश्वास करना होगा आपकी विद्वता पर, विश्वास करना होगा आपके अध्ययन पर। हाँ, ये तो जरूरी है, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है वो निरमा वाला है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो भाई करके देखो, और समझ में आए तो विश्वास करो, क्योंकि मैंने किया है और मैंने उसका परिणाम देखा, और जिनको भी मैंने सिखाया कराया उन पर। आज का ये पॉडकास्ट सर हमारा बहुत विशेष पॉडकास्ट है। आज मैं आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा हूं। इसके माध्यम से अगर एक भी जिंदगी अपने आप में बदलाव लाती है, बस वही है, तो शायद हम सफल होंगे। यही सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपने एक भी जीवन को दिशा दे दी, अपग्रेड कर दिया, उसको एस्केलेट कर दिया, उसकी संभावनाओं तक पहुंचने का रास्ता दे दिया, सार्थक हो गया। अच्छा, एक बात बताइए सर, एक चीज, चूंकि हमारी आपकी थोड़ा सा आप हमसे सीनियर हैं, और
इसी उम्र में आके ये सब ज्ञान क्यों निकलता है, आजकल के बच्चों के अंदर क्यों नहीं निकलता है? मैं अपने माता पिता की सुनना नहीं चाहता था, वही मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, तो बच्चे कब सुनना चाहेंगे? यही सबसे बड़ी समस्या है। इसको आप जीवन की विडंबना कह लीजिए कि हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बेवकूफ समझती है और हर नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी को आउट ऑफ डेट दकियानूस समझता है। हर बच्चे को ये लगता है वो ज्यादा समझदार है, उसके पिता तो पुराने हो गए हैं, और हर पिता को लगता है कि सब मुझे आता है, बच्चे को तो कुछ आते नहीं है। ये गलतफहमी है। क्या ये सामंजस्य कभी बैठेगा नहीं? अब नेचुरल मुझे लगता है ये सामंजस्य, जहां मैं बीच में सॉरी हाँ, टोक रहा हूं, बिल्कुल। जहां ये सामंजस्य बैठ जाता है, हाँ, मुझे लगता है कि वो परिवार आम से खास हो जाता है। बिल्कुल एकदम बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और ये सामंजस्य ही वो कड़ी होता है जिसके जरिए एक पीढ़ी अपने सारे ज्ञान, अनुभव, परंपरा सबको दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। ये जो बेटन कैरी फॉरवर्ड करने वाला ना, हम लोग कर क्या रहे हैं? अपनी पुरानी पीढ़ी से हमने बेटन लिया, आगे वाले को आगे देना के है। ऊपर देना है, आगे ये आज थोड़ा खतरे में है। और खतरे में इसलिए है कि जो आपने कहा कि वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। कम से कम पिछले 2 पीढ़ियों से आप कह लीजिए, हम लोगों की पीढ़ी, हम लोगों के बाद वाली पीढ़ी, उसमें दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि दोनों को थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। 2 कदम हम बढ़ें, 2 कदम तुम बढ़ो। अब बच्चों को मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं जब बच्चों से मिलता हूं, जो नए बच्चे हैं, बड़ा प्रसन्न होता है कि इनका कंसेप्ट कितना क्लियर है। इनको कोई बात अगर लॉजिकली और तथ्यात्मक रूप से हम समझा दें, वो एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग तो अड़ियल थे। हमको तो ये लगता था कि यार हमको ये ऐसा बेकार हम जो है, सोच रहे हैं वो हाँ वो बेकार है। जो हम से लेकिन ये बच्चे ऐसा नहीं है। ये बच्चे आज के जो हैं, कम से कम जो 10 से लेके 18-19 साल तक के बच्चे हैं, मेरा उनसे ज्यादा कनेक्शन हमेशा रहता है, ये समझदार हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं। इनको हर चीज तथ्यात्मक और प्रमाणों के साथ चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि अरे मैं बड़ा हूं, मैंने कह दिया होना चाहिए, तो वो नहीं मानेंगे। हमने मान लिया, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो अब यहां बड़ों को ये सोचना होगा कि भाई आप अगर कुछ समझाना चाहते हो, खुद तो करो। अब आप बच्चे को कह रहे हो कि स्क्रीन टाइम कम करो, मोबाइल देखते हो, फलाना है ढिकाना है, आप बैठे वो सब आपको तो फुर्सत ही नहीं है रील देखने से, कैसे असर करेगा? तो बस ये सामंजस्य जो है वो बन जाएगा आसानी से, लेकिन पुरानी पीढ़ी को थोड़ा त्याग करना होगा और अपने को एलिवेट करना होगा। क्योंकि अगर बच्चे को कोई ज्ञान समझाना है तो पहले हमें तो योग्य बनना पड़ेगा। असल आज पड़ोसी मुल्क को लेकर बड़ा संवेदनशील माहौल चल रहा है इस समय। ऑपरेशन सिंदूर, आप तो अधिकारी रहे हैं, आपके मतलब हम तो 7-8 साल के थे जब वो हुआ था 71 वाला वार। ये वार मुझे लगता है कुछ बच्चे तो पहली बार देख रहे होंगे, कुछ देख ही नहीं पाए होंगे, ना 71 वाला ना ये वाला। इसका परिणाम क्या होना है? तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी युद्ध किया कि क्या मतलब खत्म होना है सब कुछ उस समय, तो बहुत इस पर भाई कुछ प्रकाश संजीव जी, डालिए। मैं आपको क्या कहूं, आपने तो ऐसा एकदम पूरा का पूरा स्टेशन, मैंने लोग रेलवे ट्रैक चेंज करते हैं, आपने तो स्टेशन चेंज कर दिया कि गाड़ी 1 नंबर की बजाय आप 6 नंबर के प्लेटफॉर्म पर है। कहीं ना कहीं हमारी अध्यात्म संस्कृति से होकर हम लोग यहां पर आ गए। लेकिन ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि देश एक अलग दिशा में मंशा चल रही है, उसकी लीडरशिप अलग दिशा में चल रही है, हकीकत अलग दिशा में चल रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक, थोड़ा सा विस्तार देने से पहले मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं। मैं आपसे मुखातिब होकर इसलिए बात करना चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारा ये वार्तालाप आपको सुटेबल ना लगे, लेकिन बहुत सारी इस युद्ध को लेकर अंतर्द्वंद चल रहा है। कोई कहता है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए युद्ध परोसा गया है, कोई कहता है व्यक्तिगत कारणों से युद्ध परोसा गया है। इन सब चीजों का जो एक भ्रांति चल रही है, भ्रम चल रहा है,
वो ऐसी जगह से, ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे केंद्र से ही निकल सकती हैं। आपका विचार बहुत मायने रखेगा, क्योंकि आपने दो दो लड़ाइयां देखी हैं और एक प्रशासनिक सेवा में इतने दिन अपनी सेवा दी है। तो इसलिए मैं ये मुद्दा उठाया हूं, और वाकई में 180 डिग्री में आया है, अध्यात्म से सीधे युद्ध पर पहुंच युद्ध गए पर हम आप लोग, लोग आ गए। युद्ध पर पहुंच गए। लेकिन लेकिन ये अलग नहीं है। मैं जानता हूं सर, मुझे ये एहसास है, मैं रोज रात को करीब 2 घंटे हमारी फ्रीक्वेंसी सोने की कम हो गई है, मतलब सोने की, मतलब जहां हम 12 बजे सो जाते 2 बज जाता है, 2 बज जाता सोचते सोचते कि दरअसल इसका अंत क्या है, है। देखिए, दोषी कौन। दोषी कौन, बहुत अच्छा टाइटल दिया आपने। एकदम जिसको कहते हैं ना कि वो जागरूक खबरों वाला। दोषी कोई नहीं। दोषी इसलिए नहीं कि मनुष्य होने के नाते आप प्रतिक्रिया पर जीवन जीते हो। आपने कुछ कहा, मैंने प्रतिक्रिया की, मैंने कुछ कहा, दूसरे ने प्रतिक्रिया की। जीवन इसके अलावा क्या है? अगर आप कुछ कहें और दुनिया में कोई प्रतिक्रिया न करे, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। जीवन तो ऐसे ही चलता है ना, आपने अच्छा कहा, बुरा कहा, कुछ किया, रेस्पॉन्स पर। तो ये पूरी तरह मानवीय है, और मानवीय है तो इसमें दोष खोजना मुझे नहीं लगता है समय की बर्बादी के अलावा कुछ है। जी। अब इसमें दो चीजें हैं। अगर युद्ध है तो युद्ध वास्तविकता है, शांति की हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से शांति भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। जिस शांति की हम कल्पना करते हैं वो शांति ऐसी कोई चीज नहीं होती। हम आप बैठे हुए हैं ऐसे ही गप मारते हुए, वर्षों बात करते हुए, गाना सुनते हुए, बिना का गीतमाला टाइप का, ऐसे जीवन नहीं चलना है। जीवन उतार चढ़ाव दोनों है। युद्ध जीवन की एक सच्चाई है, और बिना युद्ध के शांति कभी नहीं होती। मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत हर्ट भी कर सकती है। मैंने पहले ही क्षमा मांग लिया दर्शकों नहीं, से, क्योंकि हो जाएंगी उसके बातें। अलावा भी, क्योंकि मैं हमेशा इस बात का हिमायती हूं, हिमायती नहीं बल्कि अनुभव है मेरा, कि आप शांति की बात केवल तब कर सकते हैं जब आप शक्तिशाली हो, या शांति का अनुभव केवल तब कर सकते हैं जब आप शक्तिशाली हो। क्योंकि ये पूरा जीवन, पूरा विश्व ब्रह्मांड सर्वाइवल के नियम पर चल रहा है, और आप सर्वाइव तब करेंगे जब आप शक्तिशाली हों। तो शांति चाहिए तो ये तो बिल्लड़ ने लिखा है, कश्मीर के ही थे बिल्लड़, राज तरंगिणी में लिखा है उन्होंने, यश्य विमले कृपाण धारा चिरम वास राज लक्ष्मी। मतलब उस राजा की तलवार की धार इतनी तेज थी कि लक्ष्मी सैकड़ों वर्ष तक उसके नीचे बड़े सुखपूर्वक निवास की, सब धन धान्य था। अब हम लोगों की बातें हो रही हैं शांति और युद्ध पर, दो अलग अलग विचार आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शांति होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं युद्ध होना चाहिए। शांति के समर्थक अक्सर ये समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा मानवतावादी, बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं। गलत फहमी है उनकी। ये जो शांति की अवधारणा है उनके दिमाग में ना, वही पूरी तरह इल्यूजन है। अच्छा बताइए, जंगल में सबसे शांत कौन रहता है? मुझे लगता है कि शेर ही रहता है। बिल्कुल ठीक बात। सब आप जाके देखिए, सबसे रिलैक्स, सबसे ज्यादा आराम की स्थिति में वही दिखेगा। क्यों? क्योंकि सबसे शक्तिशाली है। बाकी सब प्राणों का भय है, किसी को किसी से, किसी को किसी से, उसे किसी से भय नहीं है। तो जब आप भय मुक्त होंगे तब आप शांत होंगे, और भय मुक्त कब होंगे? जब आप शक्तिशाली होंगे। तो तैयारी तो हमेशा करनी पड़ेगी। हमारे यहां कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर भोग यानी इसका पूरा आनंद लाभ उठाने, आनंद उठाने का अधिकार उसी को है जो वीर है। तो मैं उस तरह की शांति का हिमायती नहीं हूं। शक्तिशाली होना होगा। लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फिर आप युद्ध चाहते हैं, नहीं, मैं युद्ध का भी हिमायती नहीं हूं। युद्ध, अगर आप प्रिवेल कर रहे हैं युद्ध में आगे जाके, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दूसरों को मिटाने की, दूसरों को खत्म करने की इच्छा है, क्रश करने की। हमारे यहाँ सनातन की परंपरा नहीं है। हम तो कहते हैं कि मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
लेकिन उस सर्वे में मैं शामिल हूं, इस बात को याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्वे में मेरे अलावा बाकी सब शामिल है कि सब आराम से रहे, मैं आराम से न रहूं। पाकिस्तान के मामले में यही हो रहा है कि हमारी ये जो दृष्टि है सर्वे भवंतु सुखना की, उसने ये समझ ली कि केवल उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। भाई हम भी शांति से रहें, हमें तो रहने दो। तो युद्ध हो गया ऐसा कहा जाता है, लेकिन मुझे, अगर आप थोड़ा सा दृष्टि को व्यापक करेंगे, युद्ध हुआ नहीं है। एक रिटेलिएशन था, पहलगाम की घटना हुई, हमारे लीडरशिप ने, हमारे नेतृत्व ने कहा हम इसका बदला लेंगे, हक बनता है और लेना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर आत्मसम्मान है, देश का सम्मान है, तो लेना भी चाहिए। लिया, हमने नष्ट किया 9 सेंटर्स को। उसके बाद उस रिटेलिएशन, उसके प्रतिकार में उधर से जो रिटेलिएशन हुआ, जो ड्रोन भेजे गए और सब एरोप्लेन भेजे गए, हमने उसका काउंटर किया। ये झड़प है, अगर सेना की भाषा में कहेंगे तो झड़प है। तो मुझे आश्चर्य होता है, जो आज कल की घटना को तमाम मैं देखता हूं सोशल मीडिया वगैरह पर, हालांकि बहुत ज्यादा तो मैं देख नहीं पाता। सीज फायर क्यों हुआ, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सीज फायर कब होता है? जब युद्ध होता है। युद्ध हुआ ना, युद्ध तो फिर इसे सीज फायर मान क्यों रहे भाई? ये युद्ध विराम नहीं है। सीज फायर की हिंदी होती है युद्ध विराम। युद्ध विराम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यह है, युद्ध विराम शब्द का प्रयोग भारत ने नहीं किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, भारत के स्टेटमेंट में नहीं है। डोभाल जी के मैंने देखा, स्टेटमेंट में नहीं है। हम गोलीबारी बंद करने के लिए तैयार हुए हैं, दैट इज नॉट युद्ध विराम। रास्ते खुले हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस समय जिस उत्साह और जिस राष्ट्रभक्ति का हम इस समय अनुभव कर रहे हैं, और जिसके कारण हम नेतृत्व को कोस भी रहे हैं कि क्यों बंद कर दिया, अगले 48 घंटे 72 घंटे में हम मतलब पूरा सब कुछ कर लेते। पता नहीं कर पाते कि नहीं कर पाते, वो तो वक्त बताता, लेकिन उसको धक्का लगा है सीज फायर से। नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, हम आप अपने विषय के एक्सपर्ट हों, ये बड़ी वाजिब और बड़ी तार्किक बात है। हम हर विषय के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, ये बड़ा इलॉजिकल बात है। अब हम जानते हैं, हम चाहे जितने अच्छे हों, मैं डॉक्टर नहीं हो सकता, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो हमें डॉक्टर की बात माननी होगी, मानते भी हैं निश्चित, चाहे जितना पढ़े लिखे हो। ऐसा तो नहीं कि हम कहते हैं कि लाओ मैं ऑपरेशन खुद कर लूंगा। अगर जो लोग वर्षों से अपना जीवन दिए हैं सेना में, सुरक्षा में, वो हमसे बेहतर सोच पाएंगे, इस बात को क्यों नहीं हम समझते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं, हमारे सोचे अनुसार हो जाना चाहिए? एक बात समझिए कि मेरा अपना जो दृष्टि है, ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूं, चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। युद्ध 3 स्तरों पर लड़ा जाता है। युद्ध होता है, बट उसके 3 लेवल अलग अलग होते हैं, 3 अलग अलग स्तर। वो जैसे हमारी संगम है ना, यमुना गंगा सरस्वती, उस तरीके से 3 स्तर उसमें होते हैं। एक होता है जनता का स्तर, यह पूरी तरह दिल का स्तर होता है, इमोशन का स्तर होता है, भावना का स्तर होता है। उस स्तर पर जनता युद्ध लड़ती है अपनी भावनाओं, अपने दिल के आधार पर। वो दिखाई देता है समाचारों में, सोशल मीडिया में, रिमार्क्स में, कमेंट्स में। दूसरा होता है मिलिट्री का, वहां बुद्धि और भावना दोनों बराबर बराबर होते हैं, 50-50%। क्योंकि मिलिट्री दिल में तो राष्ट्रभक्ति और सुरक्षा की भावना होती है, लेकिन बुद्धि इस बात पर होती है कि हमारा नुकसान न हो और सामने वाले को हम कैप्चर करें। लेकिन अब जब सबसे ऊपर का लेवल होता है, जिसको हम नेतृत्व का लेवल कहते हैं, आज लीडरशिप कहते हैं, पहले हम राजा कहते थे, उसके स्तर पर युद्ध कहां होना चाहिए? उसमें भावना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से होना चाहिए। और जब ये अपना अपना काम छोड़ते हैं तो केवल विनाश होता है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी इस समय बड़ी याद आ रही है लोगों को। छोड़ दिया था 17 बार गौरी को, हुआ क्या? 18वीं बार रगड़ दिए गए, ठीक है भाई। लेकिन आप इस बात पर कभी विचार करेंगे कि पृथ्वीराज ने दिमाग से लड़ा था युद्ध या दिल से लड़ा था? दिल से लड़ा था साहब।
छोड़ा क्यों था? मानवोचित, क्षत्रियोचित शौर्य, दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, हमारा संस्कार, ये युद्ध की तकनीकें नहीं है, ये सब भावनाएं हैं। अगर ब्रेन से युद्ध करने की बात करें तो मुझे दो ही नाम याद आते हैं। चंद्रगुप्त का मुझे नाम याद आता है। जीवन में कोई युद्ध नहीं आ रहा, हिटलर, क्योंकि वहां युद्ध भावना से नहीं लड़ा गया, बुद्धि से। और दूसरा शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, वो ये तय करता है, केवल बुद्धि तय करती है कि हमें आगे बढ़ना है, रुकना है या एक कदम पीछे आना है। तो भैया इस बात को समझो, हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये सीजफायर नहीं है, दूसरी चीज ये युद्ध नहीं है, तीसरी चीज ये अंत नहीं है। हम सोच रहे हैं दिमाग, अपने दिमाग से सोच नहीं, हम भावना सोच रहे हैं। ऊपर जो है शीर्ष नेतृत्व दिमाग से सोच रहा है, उसको काम करने दो, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। बयानबाजी नहीं करना, बयानबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं करना। इस समय केवल एक दायित्व है तीनों स्तरों पर, राष्ट्र के साथ पूरी निष्ठा से खड़े रहना, ये सच्ची राष्ट्र। बिल्कुल, कोई आपस में कुछ उस तरह की कोई भी कमिटमेंट या कोई भी आर्गुमेंट किसी भी तरीके का नहीं जाना चाहिए। ये जो हम बीच बीच में हम लोग कमेंट कर देते हैं ना, वो मनोबल तोड़ते हैं साहब। सेना जो लड़ती है ना, सेना तो 15-16 लाख की है, वो लड़ती इसलिए है कि उसके पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हैं, उनका उत्साह खड़ा है। तो बातें समझने की है, बातें समझने की भी हैं, बातें देखने की भी हैं और बातें सोचने की भी हैं। हम युद्ध तक पहुंच गए अध्यात्म से युद्ध तक का सफर आज बस इतना ही। बहुत और बड़ा मुझे लगता है कि आपको भी इंटरेस्ट आएगा। वो दुर्भाग्यशाली होंगे जो इस पॉडकास्ट को पूरा नहीं देख पा रहे होंगे, आप सौभाग्यशाली हैं जो पूरा देख रहे हैं। समझा सके तो समझाइए, भेजिएगा लोगों के पास कि कुछ तो बदलाव जिंदगी में आएगा अगर आप चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे और लोगों के लिए भी हम लेके आएंगे रविशंकर जी के साथ और भी चीजें, आपके अनुभव, और ये बहुत अकूत भंडार है इनके पास। अभी तो मैंने ये पूछा ही नहीं कि अपने जिंदगी की, अपने सर्विस काल की, अभी सर्विस समय की, अपने भाई बहनों बच्चों के बीच की कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं। इनके पास बहुत सारे भंडार हैं। चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने और अपने परिवार से ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी जरूरत आपसे ज्यादा हम लोगों को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपका समय दिया आपने हमारे दर्शकों के लिए, ये बहुत बहुत अभिनंदन।